हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो बच्चों, आज का हम टॉपिक कर रहे हैं, वी आर डूइंग पास्कल्स लॉ। हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का एक टॉपिक कर रहे हैं, इसका नाम है पास्कल्स लॉ। हालांकि ये सिर्फ ये बोलना ठीक नहीं रहेगा कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग का टॉपिक है। मैं इसको मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले बैच में पढ़ा रहा हूँ, इसलिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग लिखा हुआ है। अदरवाइज ये सिविल इंजीनियरिंग में भी आता है, मैकेनिकल मेंटेनेंस में भी आता है, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग के अंदर भी आता है, सिविल कंस्ट्रक्शन के अंदर भी आता है। उसके अलावा यहाँ पर स्टार्ट करते हैं हम लोग बच्चों। सबसे पहले हम कुछ बेसिक फंडामेंटल सीख लेते हैं। तो बेसिक फंडामेंटल है हमारे कि फ्लूइड मैकेनिक्स क्या होता है। तो सिंपल समझो, फ्लूइड मैकेनिक्स साइंस की वो ब्रांच होती है या इंजीनियरिंग की वो ब्रांच होती है जिसमें हम लोग स्टडी ऑफ फ्लूइड्स को पढ़ते हैं। किसको पढ़ते हैं? स्टडी ऑफ फ्लूइड्स को पढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद हम तीन तरीके से स्टडी करते हैं। स्टडी पहली होती है कि अगर बॉडी रेस्ट पर हो तो उसको बोलते हैं स्टैटिक फ्लूइड, जिसका एक टॉपिक हम आज करने वाले हैं। दूसरा होता है जब आपकी बॉडी मतलब फ्लूइड मोशन में होता है तो उसको बोलते हैं मोशन में तो है। देखो इंपॉर्टेंट बात, तो जो मोशन में है वो इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट है कि मोशन में है लेकिन जो फोर्स रिस्पॉन्सिबल है मोशन के लिए वो कंसीडर नहीं कर रहे, उसको बोलते हैं फ्लूइड काइनेमैटिक्स। और जब फ्लूइड मोशन में है बट रिस्पॉन्सिबल जो मोशन के लिए फोर्स है वो हम स्टडी कर रहे हैं, उसको बोलते हैं फ्लूइड डायनेमिक्स। ठीक है, ये बच्चों वाली बात। ठीक है, इसके बाद फ्लूइड होता क्या है। देखो, एनीथिंग विच हैव अ टेंडेंसी टू फ्लो इट्स कॉल्ड फ्लूइड। दूसरी भाषा में ऐसी कोई भी चीज जो बह सकती है वो फ्लूइड कहलाती है। तो द सब्सटेंस विच आर लिक्विड और गैसेस, जनरली सॉलिड नहीं फ्लो होते, मैटर की दो स्टेट फ्लो होती है, सॉलिड लिक्विड और गैसेस। so they are called fluid and it is refer as a fluid, they are capable to deforming continuously। हम लोग फ्लो होना कहते हैं ना, फ्लूइड की भाषा में उसका मतलब होता है डिफॉर्म होना, अपनी शेप और साइज को चेंज करना। अच्छा, जो शेप और साइज फ्लूइड चेंज करता है वो कौन से स्ट्रेस की वजह से करता है बच्चों? शियर स्ट्रेस से करता है, याद रखना, भूल मत जाना। इट चेंज इट्स शेप एंड साइज ड्यू टू द शियर स्ट्रेस ओनली। गॉट इट? अच्छा, और स्टैटिक जब हम लोग फ्लूइड पढ़ रहे हैं, जो आज कहानी पढ़ेंगे, वहां पर कोई मोशन नहीं होगा, वहां पर कोई शियर फोर्स नहीं होगा, इसलिए यहाँ पर स्टैटिक फ्लूइड में कोई शियर फोर्स की बात नहीं करी जाएगी ना। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन बच्चों कई बार पूछा गया है सेशनल के लिए, एग्जाम्स के लिए, इवन कंपटीशन एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है व्हाट इज अ आइडियल फ्लूइड। आइडियल फ्लूइड की कुछ क्वालिटी होती है बच्चों। जो आइडियल फ्लूइड होता है वो उसमें विस्कोसिटी नहीं होती। तो आइडियल फ्लूइड की जो विस्कोसिटी होती है वो तो जीरो होती है, बात नंबर एक। वो फ्रिक्शन लेस होता है, इनकम्प्रेसिबल होता है, उसे आप कंप्रेस नहीं कर सकते। इट डज नॉट ऑफर शियर रेजिस्टेंस। ठीक है, मतलब जब वो बहता है ना तो उसमें शियर रेजिस्टेंस मतलब शियर स्ट्रेस जो पैदा होता है वो जीरो होता है। किसके अंदर? आइडियल फ्लूइड्स के अंदर। उसका बल्क मॉडुलस को डिनोट करते हैं बी से बच्चों, और बल्क मॉडुलस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है कंप्रेसिबिलिटी के। ठीक है, तो ये कंप्रेसिबिलिटी क्योंकि जीरो होती है, कंप्रेस तो हो नहीं सकता, तो बल्क मॉडुलस हो जाता है कितना? इनफाइनाइट। तो बल्क मॉडुलस हो जाता है आपका इनफाइनाइट। तो ये याद रखना, अगर ये कंपटीशन के क्वेश्चन है, बहुत सारे पूछे आते हैं। तो बल्क मॉडुलस कितना होता है आइडियल फ्लूइड का? इनफाइनाइट होता है। उसमें शियर स्ट्रेस कितनी होती है? जीरो होती है। विस्कोसिटी कितनी होती है? जीरो होती है। यूज इन अ मैथमेटिकल एनालिसिस फॉर द फ्लो प्रॉब्लम्स ओनली। तो हम लोग सिर्फ ये फ्लो प्रॉब्लम्स के लिए पढ़ने के लिए आइडियली यूज करते हैं। नो फ्लूइड्स एग्जिस्ट इन द प्रैक्टिकल सिचुएशन। अब क्योंकि ऐसा फ्लूइड प्रैक्टिकली होता नहीं, तो हम लोग क्या करते हैं? हम लोग ना वाटर को स्टडी करते हैं। तो हमारा मेन फंक्शन वाटर होता है। एक होता है रियल फ्लूइड जिसके अंदर विस्कोसिटी होती है, जिसमें सरफेस टेंशन होती है, कंप्रेसिबिलिटी होती है, जो फ्लो होने को रोकते हैं। ठीक है, ये सब फर्स्ट चैप्टर की बातें थी। तो फर्स्ट चैप्टर कुछ लेक्चर्स पढ़े हैं, प्लीज वो देख लेना। बट अभी हम लोग फिलहाल आज का जो टॉपिक है इट्स अ पास्कल्स लॉ। वी हैव टू डन पास्कल्स लॉ। ठीक है, तो पास्कल्स लॉ में मेरी स्पीड थोड़ी सी फास्ट रहेगी। रीजन ये, अगर स्पीड स्लो रखूंगा तो फिर ना काफी चीजें रह जाएंगी। मैं नहीं चाह रहा हूँ आपका कुछ चीज छूटे, थोड़ी सी स्पीड फास्ट रखूंगा। नाउ, अभी पास्कल लॉ की डेफिनेशन समझते हैं। पास्कल लॉ क्या होता है? मान लीजिए आपने इस जो आपको कंटेनर दिख रहा है, आपने इसमें यहाँ एक होल कर दिया, यहाँ एक होल कर दिया, यहाँ पर एक होल कर दिया, यहाँ एक होल करा। इन सब जगह पर इस कंटेनर में आपने होल कर दिया। होल करने के बाद आपको पता है कि सब जगह से पानी बाहर आएगा। ठीक है, तो पानी बाहर आएगा, अगर मैं उसका प्रेशर या वेलोसिटी मेजर करूं तो वो हर डायरेक्शन में सेम प्रेशर से बाहर आएगा। रुका हुआ पानी। ठीक है, स्टैटिक प्रेशर, मतलब वो कहना चाह रहे थे, पास्कल्स कह रहे थे कि किसी कंटेनर में पानी भरा हुआ है तो वो स्टैटिक फ्लूइड हर पॉइंट में, हर पॉइंट पे, हर डायरेक्शन में सेम प्रेशर अप्लाई करेगा। तो
According to Pascal's law, the pressure applied and any part of enclosed fluid at rest is transmitted undiminished to every portion, ठीक है, of the fluid and the walls of vessel, मतलब vessels. तो इसको देखो, ये तो मैंने डेफिनेशन एक्चुअली बहुत अच्छे लेवल की लिखी है, बिकॉज अगर आप जेई वगैरह का एग्जाम देते हैं तो वहाँ अच्छे लेवल की आती है. तो ये जो मैंने जेई वाले नोट्स है ना, मैं एक्चुअली वहां से आपको जेई नीट वाले नोट्स है, मैं वो वाले पढ़ा रहा हूँ आपको फिलहाल, ठीक है. बट कोई नहीं, आपको अगर भाषा आसान करनी है तो इसकी इजी लैंग्वेज बहुत सिंपल है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर इजी लैंग्वेज. ये क्या कहता है, तो अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ, ये लिख देता हूं मैं, अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ, ये लिख देता हूं पास्कल्स लॉ, ठीक है. स्टैटिक फ्लूइड इन अ कंटेनर, स्टैटिक फ्लूइड इन अ कंटेनर, कुछ ही कंटेनर बोल दो या कुछ ऑब्जेक्ट बोल दो, इन अ कंटेनर अप्लाई सेम प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन, ठीक है. इन ऑल, ये आम भाषा में ये यूज कर सकते हो, इन ऑल डायरेक्शन ये यूज कर सकते हो. जितने लोगों को ये बात समझ आई, गिव मी थम्स अप प्लीज, कि भाई सारी डायरेक्शन में जो प्रेशर है स्टैटिक फ्लूइड वो सेम लगाए, ठीक है. थोड़ी नीचे वाली डेफिनेशन थोड़ी अच्छी लैंग्वेज में है, वो जेई नीट जनरली पढ़ाता हूँ मैं, तब यूज करता हूँ. अभी आप लोग आसान भाषा में समझ लो, ठीक है. तो प्रेशर अप्लाई टू एनी पार्ट ऑफ एनक्लोज फ्लूइड, एनक्लोज का मतलब ये बच्चों वो अंदर की तरफ होगा, इसलिए एनक्लोज, मतलब किसी कंटेनर के अंदर रखोगे तभी प्रेशर लगेगा ना बाहर. चलो आगे बढ़े. ओके ना, अगला आता है पास्कल्स लॉ. अब देखो एग्जांपल के लिए आपने एक कोई ऐसी एक जैसे कि आप कुछ पॉलीथीन ली, उस पॉलीथीन के अंदर आपने पानी भरा, उसको आपने कंप्रेस करा. इफ यू स्क्यूज अ लिक्विड कम विद द इक्वल स्पीड फ्रॉम द ऑल होल्स, तो उस वाले केस में क्या होगा, जो पानी बाहर आएगा वो सेम वेलोसिटी से, सेम प्रेशर से बाहर आएगा. इसको दबाते हो आपको, समान क्यों बाहर आ रहा है, सेम क्यों बाहर आ रहा है, वो तो भाई जहां से आप दबा रहे हो वहां से तेज आना चाहिए. ऐसा नहीं होता क्योंकि सेम प्रेशर अप्लाई हो रहा है. तो अब हमें ये पास्कल लॉ का हो गया डेफिनेशन तो बहुत सिंपल है, कोई भी समझ लेगा. अब हम आ रहे हैं डेरिवेशन पे. वो तो डेरिवेशन दो तरीके से होते हैं, ठीक है. मैं आपको दोनों तरीके बताऊंगा, इंपॉर्टेंट. एक तरीका जिससे जो आप करोगे फुल मार्क्स मिलेंगे, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, वो मैं आपको करके दिखाऊंगा अभी यहाँ पर, जनरली जो आपकी बुक्स में दिया होता है. एक तरीका जो जनरली मैं जेई नीट वालों को कराता हूँ, मैं वो वाला मेथड बताऊंगा. वो दोनों मेथड में से किसी से करना, ठीक है. दोनों मेथड सही है. तो पहले मैं आपका वाला मेथड कैसे करते हैं वो मुझे लिखना पड़ेगा, और जो जेई नीट वाला मेथड है वो तो ऑलरेडी मेरे नोट्स बनाए थे, तो मैं वो नोट्स के थ्रू बता दूंगा आपको. तो यहाँ पर क्या है, हमें क्या करना है, हमें एक पानी के अंदर, अब ये जो चीज मैं तुम्हें बता रहा हूँ ना बच्चों, यही कॉन्सेप्ट है समझो, जिसके लिए आप पूरी क्लास ले रहे हो. हमें एक्चुअली क्या करना है, हमें पानी का एक कंटेनर एज्यूम करना. एज्यूम करने के बाद वो जो पानी भरा हुआ है ना उसके अंदर बच्चों, मैं काम करता हूँ, पहले कलर चेंज करूँ, मैं आई एम नॉट हैप्पी विद दिस कलर, ठीक है. मैं कलर लेता हूँ ब्लैक, ठीक है. हाँ, तो मैंने क्या किया, ये जो मैंने आपका पानी है, इस पानी में हम एक ट्रायंगुलर पानी का एक, आप लोगों ने थर्मल पढ़ी हो ना, सिस्टम पढ़ा होगा, सिस्टम सराउंडिंग. तो हम पानी का एक ऐसे करके, ऐसा एक आप बोल सकते हो एलिमेंट मानेंगे, ज्यादा सही शब्द रहेगा इसके लिए, एलिमेंट, ठीक है. पानी को इस शेप में, और इस शेप को हम सिस्टम मान के क्या करेंगे, स्टडी करेंगे इसको. बात समझ आई. इसको हम, ये पानी का ही टुकड़ा है, और इसको हम बाहर निकाल के स्टडी करेंगे. तो हम ये देखेंगे कि इस पे इधर से भी पानी फोर्स लगा रहा होगा, इस पे इधर से भी पानी फोर्स लगा रहा होगा, इस पे इधर से भी पानी फोर्स लगा रहा होगा, पानी हर तरफ से सेम फोर्स लगा रहा होगा. ये बात सबको क्लियर है. तो आप लोगों को ये प्रूफ करना है कि मान लो जो फोर्स यहां लग रही है, मतलब अच्छा आपको पता है ना, डायरेक्शन बताता हूं मैं आपको बच्चों. ये डायरेक्शन जो हम लेंगे, जो ये डायरेक्शन हमारी आएगी, ये एक्स लेंगे. जो डायरेक्शन ऊपर की तरफ आएगी उसको हम वाई लेंगे, और जो डायरेक्शन ऐसे मानेंगे वो जेड लेंगे. ये बात सबको क्लियर है? तो एक बार थम्स अप लो फटाफट जल्दी, ये तीन आपको डायरेक्शन क्लियर है. बहुत बढ़िया. तो बच्चों यहां पर जो प्रेशर एग्जर्ट होगा वो पी एक्स होगा, क्योंकि वो एक्स डायरेक्शन में है. यहां पर जो प्रेशर एग्जर्ट होगा वो पी जेड होगा. यहां पर जो प्रेशर एग्जर्ट होगा वो पी वाई होगा. और वी हैव टू प्रूव, और हमें ये प्रूव करना है दैट पी एक्स इज इक्वल टू पी वाई इज इक्वल टू पी जेड. सिंपल भाषा में ये हमें प्रूव करना है, ठीक है. और मैंने बताया इसको प्रूव करने के हमारे पास दो ऑप्शन है, बट उससे पहले मैं आपको दो चीज समझा दूं बच्चों.
मेरा यूट्यूब पे लेक्चर पढ़ा है, वो जरूर देख लेना अगर आप लोग किसी भी, मतलब मैं तो कर रहा हूँ इंजीनियरिंग के किसी भी सेमेस्टर में, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। उसमें है कंपोनेंट के फोर्स, कंपोनेंट फोर्स के कंपोनेंट कैसे ब्रेक करें, बिकॉज वो पता नहीं कब कहाँ यूज होता है। वो आपका क्या कहते हैं, मैकेनिक्स में यूज होता है, फ्लूइड मैकेनिक्स में यूज होता है, कई बार थर्मल के अंदर भी यूज हो जाता है, ठीक है। थ्योरी ऑफ मशीन में भी यूज होगा, वहां तो फिर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कई बार। तो आपको एक चीज समझ आनी चाहिए बच्चों, अगर हमारे पास एक ट्राइंगल है, ध्यान से सुनना, एक ट्राइंगल है ऐसे करके, और इस ट्राइंगल में ये अगर वाई है, ये हमारा पी है और ये हमारा क्यू है, और मान लो मैंने ये वाला एंगल थीटा लिया, ये लिया मैंने थीटा 1 और ये लिया मैंने थीटा 2। इसको समझना, ये थोड़ा सा बेसिक है बट मैं पढ़ा रहा हूँ जानबूझ के। तो थीटा 1 जो मेरा एंगल है, जब मैं इस एंगल को कंसीडर करके इस राइट एंगल ट्राइंगल को पढ़ूंगा, मैं ये वाली बात बच्चों इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि 10th क्लास की बात है, बट फिर भी तुम्हारी समझ के लिए बता रहा हूँ। अगर मैं इस थीटा 1 को कंसीडर करके इस ट्राइंगल को स्टडी करूंगा तो पी मेरे लिए बेस होगा, पी मेरे लिए क्या होगा, बेस। जब मैं थीटा 2 को कंसीडर करके पढ़ूंगा तो मेरे लिए क्यू जो होगा वो बेस होगा। हालांकि बहुत छोटी बात है, बट इससे फर्क क्या पड़ता है, जब मैं y अपॉन पी करूंगा और अगर मैं थीटा 1 को पढ़ रहा हूं तो यहां पर बच्चों बेस है, इसलिए इसलिए यहां पर आ जाएगा कॉस थीटा 1, और मैं जब y अपॉन क्यू करूंगा तो वो आ जाएगा साइन थीटा 1। इसका मतलब किसी भी ट्राइंगल में बेस बेस कौन सा होगा, परपेंडिकुलर कौन सा होगा, वो ये डिसाइड करता है कि हम एंगल कौन सा स्टडी कर रहे हैं। बात नंबर एक छोटा सा बेसिक और, उस बेसिक में आपको दो एक्सिस हैं और इस एक्सिस पे ऐसे करके एक फोर्स लग रही है, फोर्स। अब ये बाहर जाती है तो बाहर एरो लगा दिया, अंतर आती भी हो सकती है। इसका ये एंगल बन रहा है बच्चों थीटा, हॉरिजॉन्टल के साथ। अब मैंने बोला इस फोर्स के दो कंपोनेंट करो। बच्चों जिनको आता है प्लीज थोड़ा सा बोर हो जाओ, बिकॉज कई बच्चे सोच रहे होंगे ये छोटी छोटी बातें पढ़ा रहे हैं, बट क्या ना, जब मैं आपको डेरिवेशन कराने पे आऊंगा सब काम आएगा, ठीक है, तब मैं दोबारा बताऊंगा, ताकि बच्चे, देखो हर बच्चा ना एक लेवल पे नहीं होता, और बीइंग अ टीचर मुझे पता होना चाहिए कि भाई मैं अपनी तरफ से बेस्ट बताऊं, ठीक है, इसीलिए। तो यहाँ पर बच्चों ध्यान सुनो, अगर आपने फोर्स है, अगर वो किसी भी एक्सिस के बीच में है, तो आपको जब उसके दो कंपोनेंट ब्रेक करने हैं तो जो फोर्स के साथ एंगल वाला है उसको आप लिखेंगे एफ कॉस थीटा। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, जो एंगल के साथ वाला होगा उसको कॉस थीटा लिखेगा। पहले मुझे बार थम्स अप करके बताओ, जो मेरे पेन की थिकनेस है वो सबको सफिशिएंट दिख रही है ना, और थिक तो करने की जरूरत नहीं है ना, मैं जानबूझ के थिन पेन लिया है ताकि ज्यादा लिख पाऊं मैं। क्लियर है, बहुत बहुत बढ़िया, शाबाश। और इसमें ऊपर की तरफ जो आपका फोर्स है वो होगा एफ साइन थीटा। साइन थीटा बच्चों कौन सा वाला लेते हैं, साइन थीटा, सॉरी साइन थीटा लेते हैं बच्चों हम लोग जो जो वाला जो एंगल से दूसरा वाला होता है, जो एंगल के साथ होता है वो कॉस आता है। ये दो कंपोनेंट ब्रेक करना, ये दो कंपोनेंट ब्रेक करना आना चाहिए। और दूसरा आपको ये पता होना चाहिए बेस कब होगा, परपेंडिकुलर कब होगा। गॉट इट। अब मैं सब चीजें मिटा रहा हूं, ये मैंने लिखा एवरी पार्ट इज कंसीडर एट द सेम डेप्थ फ्रॉम द लिक्विड सरफेस। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हालांकि मैं आपको ये बात बता देता हूँ यहाँ पर बच्चों, क्या होता है जो हम पार्ट मान रहे हैं ना, बहुत पतला सा मान रहे हैं। रीजन ये है कि सेम डायरेक्शन में प्रेशर तो लग रहा है, बट वो बच्चों प्रेशर जो होता है वो रो जी एच होता है। हालांकि ट्राई करूंगा मैं इसका भी आपको डेरिवेशन करा दूं, तो P इज प्रोपोर्शनल टू एच भी होता है। तो हम ये मानेंगे जो जो हमने ये पूरा पार्ट माना है, जो एलिमेंट है सेम डेप्थ पे है, क्योंकि हाइट सेम है तो प्रेशर सेम है, हाइट अलग नहीं ले सकते। हाँ, ये बात अलग है। देखो इसको समझो, मैं इसको हल्का से स्टॉप करके समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, ये समझो, ये वाली बात समझने की। कहाँ है मेरी बोतल, देखो ये, अब मेरी पानी की बोतल है। पानी की बोतल में मैंने यहाँ वाले इस वाले पॉइंट पे मैंने एक एलिमेंट माना, उस बहुत पतला सा एलिमेंट। अगर मैं इससे अगर मैं बोलूं कि इस वाले पॉइंट पे, यहां समझो, इस वाले पॉइंट पे मेरा एक एलिमेंट है, तो वो जितना प्रेशर यहां लगा रहा होगा उतना यहां, उतना यहां, उतना यहां, इस पूरे 2 पाई आर पे उसका प्रेशर सेम रहेगा। बात क्लियर होती है? इस पूरे 2 पाई आर पे, इस पूरे 2 पाई उसका प्रेशर क्या रहेगा, सेम। हाँ, अगर मैं इससे ऊपर जाऊंगा या मैं इससे नीचे आऊंगा तो प्रेशर बदल जाएगा। लेकिन अगर मैं इससे 3 मीटर या 3 सेंटीमीटर नीचे हूं तो इसमें हर डायरेक्शन पे, एक्स में, वाई में, जेड में, प्रेशर क्या रहेगा, बराबर रहेगा। जितने लोगों को ये वाली बात समझ है, रिएक्शन चेंज करके हर रिएक्शन दो मुझे। ये वाली बात अगर क्लियर हो गई सबको, कि प्रेशर सेम हाइट पे हर डायरेक्शन में सेम हो। गॉट इट, क्लियर हो गया? चलो बहुत बढ़िया। अब वापस चलते हैं हम लोग, हाँ हम वही चलते हैं वापस से। अब मैं इस वाली ब्लैंक शीट पे आपको पहले पूरा ड्राइव कराऊंगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पर लेट वगैरह वो लिख रहा, वो सब हम लोग ऑलरेडी लिख चुके हैं कि क्या लेना है। अब यहाँ पर कोर चलेगी मैथ्स,
कोर मैथ्स। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, जब डेरिवेशन करेंगे तो आप एक डायग्राम बनाएंगे, ऊपर लिख देंगे लेट आ एलिमेंट ए बी सी डी ई एफ, जो पिछले पेज पे लिखा था, ठीक है। और डायग्राम कैसे बनाएंगे, अब एक एक चीज पूरे फोकस के साथ देखना, मेरी आवाज आए और चाहे ना आए, मेरी वॉइस ब्रेक हो रही हो, कुछ बच्चों को नहीं हो रही हो, दिखना चाहिए, इंपॉर्टेंट। आप पहले एक मिनट, यहाँ सबसे पहले एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे, मेरी उतनी स्ट्रेट नहीं, चिंता मत कर, हाँ बड़ा बड़ा बनाना पड़ रहा है ना, तो वो ज्यादा ही खराब ज्यादा ही खराब हो गई, नहीं इतनी भी नहीं, स्ट्रेट थोड़ी बहुत तो चलनी चाहिए, ठीक है। हाँ, मैं ट्राई करता हूँ। गुड, गुड वनपुर, सही जा रहे हो आप, बहुत बढ़िया। और यहाँ से ऐसे, पहले ऐसे बनाएंगे, ठीक है। इसको बनाने के बाद ध्यान से सुनना, इसको बनाने के बाद इसको आप ऐसे मिला दो, मेरे को खुद भी जैसे आप ईडी बनाते हो ना, वैसे को करना पड़ रहा है तो अच्छा बनाने, ठीक। यहाँ पर ऐसे जाएंगे और यहाँ पर ऐसे करके ना, यहाँ पर इसी के पैरेलल एक लाइन खींच देते हैं, ठीक है। अगर सही बने ना तो मुझे एंड में हर्ट रिएक्शन देना, अभी नहीं, बनने के बाद, पहले कोई फायदा नहीं। फिर यहाँ से आप, हाँ थोड़ा सा पास हो गया ना बट कोई बात, यहाँ से एक डॉटेड लाइन लेके आएंगे, जैसा बना के दिखा रहा हूँ एग्जाम में ऐसा ही बनाना है, लिख तो आप दोगे। यहाँ से ऐसे लेके जाएंगे और यहाँ से इसको ऐसे लेके जाएंगे इस तरीके। तो हालांकि ये यहाँ होना चाहिए ना, यही बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अगर समझ आ गया आपको सब कुछ। और इस एलिमेंट को बच्चों हम मानेंगे, ये एलिमेंट जो है वो आपको एग्जाम में यही करके आना है, मैं एक्स्ट्रा नहीं बता रहा कुछ भी। ये एलिमेंट हमने माना, ये जो एंगल यहां से लेंगे बच्चों, ये लेंगे हम लोग थीटा। चेंज किया है, मैं यहां बनाऊंगा आपका इस जगह पर, यहां बनाऊंगा ऐसे करके, और बच्चों ये ऊपर की तरफ वाला एक्सिस है, ये हो गया आपका वाई। यहां बनाऊंगा इस तरफ करके, ये वाला आपका हो गया एक्सिस, कौन सा, एक्स। और यहां पर बनाऊंगा ऐसे करके, ये वाला एक्सिस हो गया जेड। गॉट इट नाउ। अब हम बच्चों में हम क्या मान लेंगे, इसकी जो विड्थ है, जो हमने इसकी चौड़ाई ली है, इस एलिमेंट की चौड़ाई, इस एलिमेंट की जो विड्थ है बच्चों, वो है आपका कितना, वो है आपका 1 mm। सॉरी, जो 1 है, चाहे वो 1 सेंटीमीटर हो, 1 mm हो, जो भी हमने लिया, इसकी विड्थ 1 है। चलो बच्चों, अभी आपको समझ आ गया कि हम एक फ्लूइड का एलिमेंट कैसे बनाते हैं, उसमें एक्स वाई जेड एक्सिस कैसे बना रहे हैं, और पी वाई वी जेड होगा। डायरेक्शन आप देख लो हमेशा, नीचे वाले से ऊपर लग रहा है तो वाई है, इधर से आ रहा है तो जेड है, और ऊपर की तरफ लग रहा है तो वाई, ठीक है। अब इसके बाद अगले पॉइंट पे आ रहे हैं बच्चों, अगला पॉइंट है हमारा कि हम लोग जब बात कर रहे हैं प्रेशर के बारे में, तो प्रेशर का एक फॉर्मूला होता है। प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है पता है आप लोगों को, प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू एरिया, फोर्स अपॉन एरिया। तो मैं यहाँ पे एक चीज लिखता हूँ पहले, और यहाँ पर देखता हूँ, ठीक है। तो यहाँ मैं यहाँ लिखेंगे वी नो डेट, ठीक है। चलो, प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया। चलो, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, देखो क्या लिखेंगे, यहाँ यहाँ लिखेंगे प्रेशर इज इक्वल टू, तो प्रेशर इज इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया। तो हम इसको लिख सकते हैं, जो फोर्स होगा बच्चों वो होगा प्रेशर इनटू एरिया। गॉट इट। अब होगा क्या, हम लोगों को ना हर डायरेक्शन में प्रेशर फोर्स निकालना। तो मैं आपको डिस्टेंस बताता हूँ बच्चों, जो हमारी ये वाली लेंथ है, ठीक है, इस लेंथ को मैं बोलूंगा वाई। जो ये वाली लेंथ है नीचे वाली, इसको बोलूंगा मैं एक्स। देखो, जो एक्स डायरेक्शन की लेंथ है उसको मैं एक्स बोलूंगा, जो वाई डायरेक्शन की लेंथ है उसको मैं वाई बोलूंगा। और इसकी विड्थ कितनी मान रहा हूं मैं, यूनिटी मान रहा हूँ, उसको 1 बोल रहा हूँ, मतलब 1 सेंटीमीटर 1 mm, जिसमें सारी डायमेंशन है। लेकिन तिरछी वाली बच्चों जेड नहीं हो सकती, क्योंकि जेड तो होता ही नहीं, तो तिरछी वाली को फिलहाल मैं एस बोल दे रहा हूँ। क्या बोल दे रहा हूँ, एस बोल दे रहा हूँ, एस। और एक चीज देखो, मैं समझा सकता हूं, मैं फिर बोल रहा हूं, लेकिन मैं ये आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ज्यादा समझने के बजाय, बिकॉज क्योंकि ज्योमेट्री मुझे बतानी पड़ेगी, आप एक पर एक ऐसे करके बड़ा सा ट्रायंगल बनाया, बड़ा जानबूझ के बना रहा हूँ ताकि समझने में आसानी, इसलिए इतना बड़ा एंगल बनाया। और बच्चों ये वाला एंगल मैंने लिया क्या, थीटा लिया, तो ये वाला एंगल होगा 90। तो ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा। यहाँ तक सबको क्लियर है? तो पहले थम्स अप कर दो मुझे, मुझे थोड़ा एक्टिव होके रहोगे ना क्लास में, सब कुछ समझ आएगा। हाँ, कितनी डिफिकल्ट मैथ हो मुझे कोई इशू नहीं, मुझे मैथ से कोई दिक्कत नहीं होती, मैथ मेरा बहुत फेवरेट सब्जेक्ट था। आओ आगे बढ़े। अब बच्चों आपने क्या किया, आपने यहाँ पर एक ऐसे, यहाँ पर आपने ऐसे करके कुछ लगा दिया,
तो ये वाला जो पूरा का पूरा एंगल है, ये पूरा का पूरा एंगल कितना बनता है? 90 बनता है। ठीक है, इतनी बात समझ आ रही है। अब यहाँ पर मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींची, यूं, ये हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक, जब मैं हॉरिजॉन्टल लाइन खींच रहा हूं, अब मैं जानबूझ के इस दो लाइन को मिटा रहा हूं, इसको और इस दोनों को मिटा रहा हूं। अब एक बात बताओ, ये वाला जो एंगल होगा, ये वाला एंगल भी तो 90 माइनस थीटा होगा। सॉरी, ये गलत कर दिया। हाँ। कितने लोग मेरी बात से राजी हैं? अब मुझे थम्स अप करो कि ये वाला एंगल भी 90 माइनस थीटा होगा। जिसको यहां तक डाउट है अभी पूछो, फिर बाद में नहीं बताऊंगा, वरना फिर कंफ्यूज हो जाते। सबको क्लियर है? अब बच्चों सिंपल सी बात है, जब ये भी 90 माइनस थीटा है, तो ये वाला एंगल कितना बचा? ये वाला है, ये वाला एंगल, ये वाला। तो ये बचा 90 माइनस कौन सा वाला? 90 पूरे 90 में से माइनस, और नीचे वाला एंगल कौन सा एंगल? 90 माइनस थीटा। ठीक है, ये आपका बचा 90 माइनस थीटा। अब 90 से 90 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? थीटा बचेगा प्लस। तो ये वाला एंगल कितना हो गया? थीटा हो गया। तो अगर मैं इसे सिंपल भाषा में लिखूं, तो सिंपल भाषा में, भाई ऑब्वियस पूरा एंगल जब 90 था तो ये वाला थीटा बचा। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि ये जो एंगल होगा और जो ये एंगल होगा बराबर है। अब जितने लोगों को समझ आ गया तो थम्स अप दे दो, फिर मैं आगे बढ़ूं। हाँ, क्योंकि इसके बाद तो डेरिवेशन शुरू होगा, ये तो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट था सीखने का। चलो क्लियर हो गया, अब बढ़ते हैं आगे। तो मैं इसे मिटा दूं, अब आपको समझ आ गया। ठीक है, जो बच्चे लाइव क्लास में, चिंता मत करो, एवरीथिंग इज रिकॉर्डेड। आप बाद में 2 3 4 बार देखना, मैंने बहुत स्लो बताया है ताकि सबको समझ आए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों आपको एक बात मैंने बताई, अगर ये थीटा, अब एक बात समझना ध्यान से, हमें पता है कि जो फोर्स होगा वो प्रेशर इनटू एरिया होगा। तो अगर मैं इस प्रेशर की मल्टीप्लाई, ध्यान से सुनना, इस प्रेशर की मल्टीप्लाई इस वाले एरिया से कर दूं, समझना बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ये जो एरिया है वो ये एरिया, ये वाला एरिया। तो ये जो मेरा एरिया है, ये जो एरिया, इसी एरिया पे तो प्रेशर लग रहा है। अगर मैं इस एरिया की मल्टीप्लाई प्रेशर से कर दूं, तो प्रेशर की मल्टीप्लाई अगर मैं एरिया से कर दूं, तो मेरा क्या आ जाएगा? तो भैया मेरा फोर्स आ जाएगा। अब ये एरिया है कितना? तो एरिया है कितना मेरा? तो मैं देखू इसकी लेंथ तो कितनी है बच्चों? लेंथ तो है y, और विड्थ कितनी है? विड्थ है 1, हमने 1 ले रखी है। तो इसका एरिया आ गया बच्चों y इंटू 1। ये y इंटू 1 क्या आया? एरिया आ गया। लेंथ इंटू विड्थ, जब मैं प्रेशर की मल्टीप्लाई एरिया से करता हूं, तो बच्चों ये मेरा आ गया फोर्स। कौन सी डायरेक्शन वाला? एक्स डायरेक्शन वाला। क्या यहां तक सबको समझ आया? अगेन थम्स अप करो। कुछ नहीं करा, प्रेशर की मल्टीप्लाई फोर्स से करी खाली। ठीक, मैं सेम ऊपर भी करूंगा, वो नीचे वाले में भी करूंगा, जहां मेरा प्रेशर कितना है, जहां मेरा प्रेशर है, हाँ, जहां मेरा प्रेशर है पी वाई। तो देखो नीचे वाला जो एरिया है, अगर मैं ये वाला एरिया बता रहा हूँ, इस वाले एरिया की बात करूं बच्चों, ये जो नीचे वाला एरिया है, तो इसकी लेंथ कितनी है? लेंथ तो एक्स है, और विड्थ कितनी है? वाई, विड्थ तो 1 है। तो यहां पर अगर मैं इस प्रेशर की मल्टीप्लाई इसके एरिया से कर दूं, लेंथ इंटू विड्थ से कर दूं, तो ये मेरे लिए क्या बन जाएगा? ये मेरे बन जाएगा प्रेशर। कौन सा फोर्स बन जाएगा? कौन सा फोर्स? एफ वाई। इसके बाद अगर मैं बात करूं ऊपर वाले के साथ, तो बच्चों इस वाले केस में इसकी जो विड्थ है अगर आप देखें तो वो एस है। हाँ, लेंथ, लेंथ मान लो लेंथ एस है, और विड्थ कितनी है? 1। तो पी जेड की मल्टीप्लाई अगर मैं कर दूं किसके साथ? एस, यानी लेंथ 1 हो गई उसकी विड्थ। तो प्रेशर इनटू एरिया क्या बन जाएगा? ये मेरा बन जाएगा फोर्स। फोर्स इन जेड डायरेक्शन। अब मैं क्या करूंगा बच्चों, जो जेड डायरेक्शन की फोर्स है, मतलब ये जो है, ये मेरा बन गया एफ जेड, ये मेरा बन गया एफ एक्स, ये मेरा फोर्स, और ये मेरा क्या बन गया? एफ वाई। तो 3 फोर्स बन गए कुल मिला। अब मैं इस एफ जेड फोर्स के 2 कंपोनेंट ब्रेक करता हूं बच्चों। इसका पहला कंपोनेंट आता है इस डायरेक्शन में, तो कंपोनेंट ब्रेक करना नहीं आते, मेरा यूट्यूब वाला मैकेनिक्स लेक्चर देख लेना प्लीज आपसे, मैंने बहुत सी तरह पढ़ाया उसको। तो एफ जेड, और क्योंकि थीटा के साथ वाला है बच्चों, ये हो जाएगा कॉस थीटा। इतनी बात क्लियर? ऊपर वाला क्योंकि थीटा से दूसरा वाला है, तो वो हो जाएगा एफ जेड,
एफ जेड साइन थीटा। हालांकि मैंने इसी लेक्चर में पहले बताया, जिन्हें लेट ज्वाइन किया होगा उसको नहीं समझ आया। तो आपके पास एफ जेड कॉस थीटा हॉरिजॉन्टल हो गया, एफ जेड साइन थीटा वर्टिकल हो गया। तो बाय इक्विलिब्रियम कंडीशन, कौन सी कंडीशन? इक्विलिब्रियम कंडीशन। इक्विलिब्रियम कंडीशन जितनी है, देखो ये जो स्टैटिक पढ़ रहे हैं तो ऑब्जेक्ट कहीं जा तो नहीं रहा, अगर नहीं जा रहा तो जितनी भी फोर्स एक्स डायरेक्शन में होगी उन सबका सम क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। हमने कहा बहुत बढ़िया बात है, कर देते हैं सम जीरो। तो हमारे पास एक्स डायरेक्शन में कितनी फोर्स है? एक तो एफ एक्स है जो ये लग रही है इस डायरेक्शन में, ये सबको दिख रही है एफ एक्स। एक मेरे पास क्या है? एफ जेड कॉस थीटा है जो इस डायरेक्शन में लग रही है, अपोजिट डायरेक्शन में है। तो जब दो फोर्सेस एक दूसरे के अपोजिट लगती हैं तो इन दोनों को इक्वल रख दो, या एक को प्लस रखो, एफ एक्स को प्लस डायरेक्शन में है, और एफ जेड कॉस थीटा कौन सी डायरेक्शन है? माइनस, उसको माइनस रखो, और दोनों के जोड़ के दोनों को करके कितना आएगा? नेट जीरो आएगा। तो यहां से एफ एक्स बराबर एफ जेड कॉस थीटा, एग्जाम में ऐसे ही करना है, एफ जेड कॉस थीटा। ये इक्वेशन नंबर, अब आगे समझो बच्चों। अब आपको पता है एफ एक्स किसके बराबर है? हमने प्रूफ किया अभी, पी एक्स इंटू वाई इंटू वन। ये किसके बराबर है? एफ एक्स के। एफ जेड किसके बराबर है बच्चों? एफ जेड है पी जेड इंटू एस और इंटू वन। ठीक है, ये किसके बराबर है? एफ जेड के। और एक्स्ट्रा चीज इसमें क्या है? कॉस थीटा। अब यहां से बच्चों हमारा आ जाएगा पी एक्स इंटू वाई बराबर पी जेड और एस कॉस थीटा। ये हमारी इक्वेशन नंबर आ गई ए। ठीक, अब क्या करेंगे बच्चों हम लोग? इसके बाद सेम करेंगे वर्टिकल फोर्स के साथ। तो समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस इन वर्टिकल डायरेक्शन बिकम जीरो। सारी फोर्सेस वर्टिकल डायरेक्शन में जीरो होने का मतलब ऊपर से कौन सी फोर्स नीचे आ रही है बच्चों? एफ जेड साइन थीटा। और नीचे से ऊपर कौन सी जा रही है बच्चों? नीचे से ऊपर जा रही है एफ वाई। तो हमने लिखा ऊपर जा रही है इसलिए प्लस का एफ वाई, नीचे से ऊपर जा रही है इसलिए प्लस का एफ वाई। अरे आजा भाई। और गलती से मेरे से राइट क्लिक हो गया था इसलिए ऐसा हो जाता है। एफ वाई किसके और माइनस ऊपर से नीचे क्या आ रहा है? एफ जेड साइन थीटा। एफ जेड साइन थीटा, इसे यहां से पकड़ना चाहिए। तो एफ जेड साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? जीरो। तो हमारा एफ जेड हो जाएगा, एफ वाई हो जाएगा बच्चों, एफ वाई इक्वल टू एफ जेड साइन थीटा। और एफ जेड को भी अगेन ब्रेक कर लो, मैं लाइन खींच कर देता हूं। ये हो जाएगा बच्चों एफ वाई, एग्जाम में मैं कह रहा हूं ऐसे ही करके आना है। एफ वाई के बजाय क्या लिख लेंगे? एफ वाई के बजाय लिखेंगे हम लोग पी वाई, लिखेंगे पी वाई इंटू एक्स इंटू वन इक्वल टू क्या जाएगा? एफ जेड के बजाय क्या आएगा? पी जेड इंटू एस और साइन थीटा। ये बेसिक आ जाएगा इस तरीके। बात क्लियर हुई? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ एक बहुत अच्छा क्वेश्चन किसी बच्चे ने पूछा, मैं उसका आंसर दे देता हूं अभी। बच्चों हम जो यहाँ पर कर रहे हैं ना, उसने पूछा हम लोग इस केस में वेट क्यों नहीं ले रहे? वेट भी हमें लेना चाहिए। देखो अभी आप ये मान के चलो कि ये जो कंपोनेंट है ना ये पानी के अंदर सस्पेंडेड है, तो नीचे से जो बाइंड फोर्स लग रही है, ऊपर से जो वेट आ रहा है, दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। तो बाइंड फोर्स और वेट जब कैंसिल करते हैं ना, इसलिए हम लोग वेट नहीं ले रहे, क्योंकि अगर सस्पेंडेड है इसका मतलब जितना ये नीचे जाने की कोशिश कर रहा है उतना से ऊपर की तरफ फोर्स लग रही है। तो ऊपर से नीचे जो फोर्स लगती है वो वेट होता है, और नीचे से ऊपर लगती है बाइंड फोर्स होता है। बिकॉज बाइंड फोर्स, अच्छा मैंने कहा ना मैं जे वाला डेरिवेशन भी करा दूंगा अभी आपको, लेकिन वो काम का नहीं है। डिप्लोमा में जो नंबर है वो इससे पूरे पूरे मिल जाते हैं। ठीक है, कॉम्प्लिकेट कराने मुझे इशू नहीं है, बट मैं क्लास ले रहा हूँ चीजों को आसान करने के लिए, कॉम्प्लिकेट करने के लिए मैं क्लास नहीं ले रहा। कॉम्प्लिकेट तो आप कहीं से भी कर सकते हो, गूगल कॉम्प्लिकेट कर देता है चीजों को। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों यहां पर हमारे पास आ गया पी वाई इंटू एक्स बराबर हो गया
पी जेड एस साइन थीटा, ये हमारी इक्वेशन नंबर आ गई 2 बी। ठीक है, हमारी इक्वेशन नंबर आ गई बी। अब इन दो इक्वेशन के साथ हमें खेलना है। एक मिनट, तो हमने भी एलिमेंट लिया, उसी एलिमेंट से छोटी चीज बता रहा हूं। पहले मैं इक्वेशन लिख लूं दोनों। पहला था मेरा पी एक्स, बार बार चेक कर लेंगे इसको, पी एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू पी जेड एस एस कॉस थीटा ना, चेक कर लें एस कॉस थीटा। ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा एस कॉस थीटा, तो यहां आ गया आपका, यहां पर आ जाएगा आपका एस कॉस थीटा। और दूसरी इक्वेशन थी हमारी, जिसमें था पी वाई इंटू एक्स बराबर एस, एस नहीं था, पी जेड आएगा पहले, ये आएगा पी जेड और एस साइन थीटा। ये दो इक्वेशन हमने अभी प्रूव करी। अब इससे भी पहले एक छोटी सी बात समझो, हम उसी ट्राइंगल का, ये एग्जाम में करना है आपको साथ में, इस तरीके से जैसे लिख रहा हूं वैसे लिखना, बिल्कुल चिंता ना मत करना। ये हमने थीटा लिया था, ये हमने एस माना था, ये हमने ऑब्वियस वाई माना था, ये हमने एक्स माना था। कितने लोग ये वाली बात याद है? हम सब करो फटाफट, ये वाली बात क्लियर है सबको? ये हमने ऐसा माना था। अब बच्चों मैं क्या कर रहा हूं, अब मुझे बताना, क्या मैं बाय दिस, हाँ देख रहा हूं यहाँ पर बाय दिस, देखो, तो बाय दिस ट्राइंगल, बाय दिस ट्राइंगल, ये बुक में, ये पेपर में भी करना है, ठीक है, साइड में कर देना, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। अब बताओ एस अपॉन वाई नहीं, वाई अपॉन एस करेंगे, तो वाई अपॉन एस करते हैं, तो यहाँ हो जाएगा आपका वाई अपॉन एस, तो ये होगा कॉस थीटा। चलिए बताओ जल्दी, हाँ या ना? वाई अपॉन एस मतलब हुआ है आपका ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो वाई बराबर क्या आ गया? वाई बराबर आ गया एस कॉस थीटा। दूसरी बात, हम कर सकते हैं एक्स अपॉन एस बराबर साइन थीटा। अब ऐसी ये बताने वाली बात नहीं है कि अगर ये बताऊंगा फिर तो ये इंजीनियरिंग क्लास नहीं हुई, ये 8th क्लास, ये 10th क्लास हुई, ठीक है, हम उस लेवल पे भी हैं। तो आपका एक्स बराबर आ जाएगा एस साइन थीटा। पुट दीज वैल्यूज इन इक्वेशन ए। अब लिख देता हूँ इक्वेशन ए भी कौन सी वाली है, ये इक्वेशन है ए, हमने बनाई थी अभी, और ये इक्वेशन है बी, इन ए एंड बी। चलो पुट करते हैं, तो पी वाई एज इट इज रहा, पी एक्स मल्टीप्लाई बाई वाई बराबर, जहां पर एस कॉस थीटा दिख रहा है आपको, बताओ साले को चैट में आंसर दो, जहां एस कॉस थीटा दिख रहा है, यहां पर क्या रख सकते हैं? बताओ क्या रखूं एस कॉस थीटा के बदले? बहुत जबरदस्त, वाई आ जाएगा, बहुत अल्टीमेट आंसर, बहुत बढ़िया। तो यहां मैं पुट कर दूंगा वाई, यहां मैं पुट कर दूंगा वाई, तो ये आपका आ गया इंटू वाई। इस वाई से ये वाई निपट गया, जब वाई से वाई निपट गया तो पी एक्स से बराबर आ गया, पी एक्स बराबर आ गया पी जेड। यहां पर एस साइन थीटा, एस साइन थीटा से क्या निकला? एक्स निकला, एग्जाम में याद रखना ऐसे ही कट जाता है, एक्स से एक्स कट गया, तो पी वाई किसके बराबर आ गया? पी जेड के। ये इक्वेशन नंबर हो गई सी, ये इक्वेशन नंबर हो गई डी। ठीक है, फिर हम लिख देंगे फ्रॉम सी एंड डी, सी और डी इक्वेशन के हिसाब से क्या हो जाएगा? पी एक्स इज इक्वल टू पी वाई इज इक्वल टू पी जेड, हैंस प्रूफ, ऊपर नहीं तो प्रेशर होता है ना, क्या फर्क पड़ रहा है। इसके बाद मुझे जो कराना था, जिसके मेरे पास टाइम नहीं बचा, जो मैं आपको भेज दूंगा, नोट्स पढ़ लेना, दैट्स अ पास्कल लॉ की प्रेशर, पास्कल लॉ की एप्लीकेशन हम स्टैटिक यूज कहाँ करते हैं? इसको यूज करते हैं बच्चों हाइड्रोलिक लिफ्ट में। ठीक है, इसमें क्या होता है, आप हाइड्रोलिक लिफ्ट में एक तरफ से प्रेशर लगाते हैं, दूसरी तरफ चीज उठ जाती है। ठीक है, एरिया कम कर दोगे तो मतलब आप कम कम प्रेशर लगा के ज्यादा भारी चीज उठा सकते हैं। हाइड्रोलिक लिफ्ट यूज करते हैं, हाइड्रोलिक लिफ्ट यूज करते हैं, ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन उसी की, एक छोटा सा इंसान पूरी कार उठा दे रहा है, क्योंकि एरिया बढ़ा देते हैं। ठीक है, इसके बाद की दूसरी एप्लीकेशन आती है हमारी, अरे अभी मैं तुम्हें भेज दूंगा, तुम पढ़ लेना। हाइड्रोलिक ब्रेक, जो आपने पल्सर बाइक में देखोगे जनरली, पहले पल्सर में आए थे बहुत जल्दी। ठीक है, अब ब्रेक या कार के अंदर भी आते हैं, ऐसा नहीं है। आप ब्रेक लगाते हो, फ्लूट जाता है, और फ्लूट जाके ना
जो आप एरिया बढ़ा देता है, वहां का एरिया बढ़ने से क्या आप हल्का सा फोर्स लगाते हो और वहां पर फोर्स लगती है ज्यादा। ठीक है, तो दैट्स ऑल। तो हमें ये 2-3 एप्लीकेशन एग्जाम में पूछी जाती है। पास्कल लॉ का डेरिवेशन पूछा जाता है, पास्कल लॉ की स्टेटमेंट पूछी जाती है, बस ये सब आपको आना चाहिए। तो एटलीस्ट अगर आप फाइनल एग्जाम की बात करें तो लगभग 10 नंबर का क्वेश्चन हो गया। सेशनल की बात करें तो 20 नंबर में से 5 नंबर का क्वेश्चन हमारा हो गया फर्स्ट सेशन में। ठीक है, चलिए तो रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूं मैं। थैंक यू सो मच फॉर टुडेज क्लास।